नमस्ते बच्चों, मिथिला कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग इनकम टैक्स का पिछले साल का जो क्वेश्चन है यानी कि 2023 का जो क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस जानेंगे आज की इस वीडियो में। मैंने देखा कि जो भी गेस्ट पेपर है अवेलेबल है उन पे भी इसका जो आंसर है वो गलत ही है आई थिंक। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक बना दिया जाए ताकि आपको एक सही आंसर भी मिले, और हो सकता है बाय चांस लिखने वगैरह में कुछ गलती अगर हो गया होगा तो उसको इग्नोर कर लीजिएगा, ठीक है। मिस्टेक हो सकता है कैलकुलेशंस में या कुछ में, बट प्रॉपरली रूल्स के हिसाब से सही रहेगा सारा। तो एक काम करते हैं, चलते हैं कॉपी पे, वहीं पे बना के देखते हैं। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये तो जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ओर जाएं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था, ये सैलरी चैप्टर से ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें हल्का सा क्वेश्चन पहले देख लो। जैसे मिस्टर अजय है, मिस्टर अजय इज एन एम्प्लॉय ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है और इसका जो बेसिक सैलरी है वो 60,000 रुपया पर महीने है। डियरनेस अलाउंसेज जो है वो 60% ऑफ बेसिक सैलरी है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले तो हेडिंग लिखना होगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर अजय फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24, ये आपको लिखना है। इसमें जैसे पहला पॉइंट अभी बेसिक सैलरी था, तो बेसिक सैलरी 60,000 गुने में 12 कर दिया, क्योंकि आप देखोगे क्या कि 60,000 गुने में 60,000 प्रति माह है, तो 60,000 गुने में 12 कर लिया। डियरनेस अलाउंसेस 60% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी कि 60,000 का 60%, तो 60,000 गुने 12 यानी कि 7,20,000, उसका 60% यहाँ पे 4,32,000 रुपया ले लिया। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ा लेते हैं। अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, कमीशन भी है 80,000 का, कमीशन भी है, तो कमीशन ले लिया 80,000। यहाँ पर कमीशन पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। उसके बाद मकान किराया भत्ता इसे मिल रहा है मूल वेतन का 24%, याद रखिएगा 24% ऑफ बेसिक सैलरी है। क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ है 1,20,000 का, 12% तक माफ होता है। यहाँ पर चेक करेंगे कि 12% किसका, तो बेसिक सैलरी, डीए भी होना चाहिए, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, और उसके बाद कमीशन, इन सबको जोड़कर जो भी बेसिक सैलरी आएगी या जो भी सैलरी आएगा उसका हम लोग 12% यहाँ पर एग्जेम्प्ट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि 40% जो डीए है वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है। ये हाउस रेंट अलाउंसेस जो मिल रहा था उसके एवज में ये हाउस रेंट पे कर रहा है 8,000 रुपया पर मंथ, मतलब ये वो कोई किराए के घर में रहता है चेन्नई में, 8,000 रुपया पर मंथ पे कर रहा है। इसको एक कार भी दिया गया है, बड़ा कार है। ही वॉज गिवन द फैसिलिटी ऑफ ए लार्ज कार विद द ड्राइवर। एम्प्लॉयर्स बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द कार। एंड ये एक चीज मिसिंग है इस क्वेश्चन में कि ये कार कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, पर्सनल यूज के लिए कि ऑफिस यूज के लिए कि या फिर दोनों के लिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि पर्सनल ऑफिस दोनों के लिए कर रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं, हालांकि क्वेश्चन में ये मिसिंग है। ही ऑल्सो रिसीव मेडिकल अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। और उसके बाद लिखा हुआ है कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग 23-24 के हिसाब से बना रहे हैं। वहाँ पे भी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का था, यहाँ पे भी है 50,000 का, उसको हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन के बाद आप आंसर चेक करते हैं कि इसका आंसर कैसे बनेगा, वो देखिए। जैसे कि बेसिक सैलरी तो हम लोगों ने ले लिया, डियरनेस अलाउंसेस 60% लिखा हुआ था क्वेश्चन में, वो भी ले लिया, कमीशन पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है, ले लिया। एचआरए को समझते हैं जरा, हाउस रेंट अलाउंसेस को समझते हैं। इसके लिए आपको नीचे में एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा हाउस रेंट अलाउंसेस के लिए। जैसे ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए, फिर लिखेंगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट। लिस्ट का मतलब जो सबसे कम होगा। जैसे इसको जो एचआरए मिल रहा था 24% था इसकी बेसिक सैलरी का, तो 24% यहाँ पर लिखा हुआ था। आप एक बार क्वेश्चन वापस देख लीजिए कि मकान किराया भत्ता जो है मूल वेतन का 24%, तो इसका जो बेसिक सैलरी था वो 7,20,000 था, 7,20,000 का 24% ये होता है। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन होता है वो रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी का मतलब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे सैलरी का मतलब होता है यहाँ पर एचआरए के कैलकुलेशन के लिए सैलरी का क्या मतलब होता है वो बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो एचआरए के कैलकुलेशन के लिए सैलरी का जो मतलब होता है वो होता है बेसिक, डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, और कमीशन। तो बेसिक ले लिया, डीए उतना ही लिया जितना रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है, और कमीशन पूरा, कमीशन ऑन टर्नओवर होना चाहिए।
तो सबको जोड़कर 9,72,800 आ रहा है। 9,72,800 का 10% होता है 97,280। और ये जो रेंट पे कर रहा है वो 8,000 रुपया प्रति महीना रेंट पे कर रहा है। आप अगर एक बार क्वेश्चन में देखेंगे तो 8,000 रुपया पर मंथ रेंट पे कर रहा था, ठीक है ना। तो अगर 8,000 रुपया प्रति माह रेंट पे कर रहा है तो इसका मतलब हो गया 96,000 रुपया यहाँ पर। तो 96,000 में से इसका 10% 97,280 तो नेगेटिव आएगा। तो कभी भी इनकम टैक्स में नेगेटिव नहीं लिखते हैं, यहाँ पे नील लिख देंगे फिर। इसके बाद चूंकि चेन्नई में रहता है तो इसीलिए 50% ऑफ सैलरी, तो 50% का यहाँ पर हो गया 4,86,400। इसका अगर 50% निकालेंगे, तीनों में सबसे कम कौन है, नील, इसलिए एग्जम्पशन नील होगा। अगर एग्जम्पशन नील है तो जो भी HRA से मिल रहा है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, यानी कि 1,72,800 टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर HRA इसीलिए यहाँ पर लिख दिया 1,72,800। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF 12% तक माफ होता है, इसको भी देख लेते हैं। तो जैसे टैक्सेबल RPF 9 लाख बात, टैक्सेबल RPF जो है टैक्सेबल नहीं होगा, यहाँ पर एग्जेम्प्ट होगा। इसको टैक्सेबल ना लिखकर एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट जो RPF होगा वो कितना होगा, 9,72,000 का 12%, यानी कि 1,16,736 तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन इसे मिल रहा है 1,20,000, इसके कंट्रीब्यूशन हो रहा है 1,20,000, तो 1,20,000 में से 1,16,736 माइनस कर देंगे, यानी कि इतना जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। किसी भी मालिक का अपने कर्मचारी के प्रति RPF में कंट्रीब्यूशन 12% तक माफ होता है इस सैलरी का। ये जो है बेसिक DA और कमीशन जोड़कर ये जो सैलरी आ रहा है उसका 12% तक माफ होता है। तो उसका 12% आ रहा है 1,16,736, ये माफ होगा। लेकिन यहाँ पर उसे 1,20,000 दिया जा रहा है उसके खाते में, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा जो भी एक्सेस है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर हम लोग, ये तो समझ में आ गया। कार के बारे में मैंने बोला ही कि कुछ दिया नहीं हुआ है, तो इसीलिए हम लोग ले रहे हैं पर्सनल प्राइवेट दोनों। तो 2,400 रुपया कार का वैल्यूएशन, 900 रुपया ड्राइवर का, तो 2,400 प्लस 900 3,300 गुने में 12, ये हो जाएगा टैक्सेबल। इसके बाद मेडिकल अलाउंसेज मिल रहा था, तो मेडिकल अलाउंसेज पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है, तो मेडिकल अलाउंसेज भी टैक्सेबल हो गया। इन सब को जोड़कर ये आया। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शंस 50,000 रुपया मिलेगा। 50,000 जब स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलेगा तो यहाँ पर जो नेट टैक्सेबल सैलरी हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। अगर कोई कैलकुलेशंस या जोड़ने घटाने में मिस्टेक हो तो आप उसको इग्नोर कर लेना, वैसे मैंने अपने हिसाब से जांच किया हुआ है, लेकिन अगर कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके लिए नहीं कि आप ये मिस्टेक है, हो सकता है लिखने में मिस्टेक हो सकता है। तो दिस इज द आंसर ऑफ सैलरी चैप्टर का जो क्वेश्चन आया था 2022-23 असेसमेंट ईयर के लिए। कहने का मतलब पिछले साल का जो क्वेश्चन था 2023 का, उसका मैंने ये आंसर आपको दिया है 23-24 के हिसाब से। तो ये आंसर को आप नोट डाउन कर लीजिए और एक बार देख लीजिएगा। इस तरीके का क्वेश्चंस को एक बार जरूर बनाकर जाइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 आया था वो हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन था, जिसमें कि लिखा हुआ है मिस्टर अशोक एक रेसिडेंट है मुंबई का जिसके पास 2 घर है और दोनों घर का डिटेल भी दिया हुआ है। जैसे जो पहला घर है दूसरा घर है, पहले घर का MB म्यूनसिपल वैल्यू 80,000 है और फेयर रेंटल वैल्यू जो है वो 1,10,000 है। स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, फिर एक्चुअल रेंट इसका नहीं दिया हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये घर जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब इस घर में वो खुद ही रहता है, इसीलिए इसे कोई रेंट प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ पर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, ये छूट मिलेगा दोनों घर के लिए। इसमें 29,000 का भी छूट मिलेगा, इसमें 30,000 या फिर 2 लाख तक का छूट मिल सकता है। तो चूंकि 30,000 से कम है तो इसीलिए पूरा का पूरा 26,000 यहाँ पर छूट मिलेगा। म्यूनसिपल टैक्सेस ये तो अलाउ नहीं होगा, लेकिन ये अलाउ होगा। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का कुछ भी नहीं करेंगे। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जो संपत्ति है एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है और एक किराए पर रहने के लिए दिया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जो इन्होंने दिया था। इसमें पूरे के पूरे 20 नंबर आपको आसानी से मिल सकते थे। इसको बनाना कुछ इस प्रकार से था कि आपको यहाँ पर लेना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, और आपको इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना था। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का तो नील ही होता है। लेट आउट हाउस का आपको 96,000 आएगा। कैसे करके आएगा 96,000 देख लीजिए आप एक बार। जैसे कि देखिए
एमबी और एफआरबी का हायर लेंगे तो 1,10,000, 1,10,000 और स्टैंडर्ड रेंट का लोअर लेंगे तो 75,000 ही आएगा। 75,000 और 90,000 का हायर लेंगे तो 96,000। वैसे मैंने नीचे करके रखा हुआ है, आपको दिखा दूंगा। तो ये 96,000 आया। उसके बाद जो इसमें म्युनिसिपल टैक्सेस दिया हुआ है क्वेश्चन में, पे किया है 9,000, तो उसको घटा देंगे तो नेट एनुअल वैल्यू आया 87,000। 87,000 में से फिर यहाँ पर 30% एनएबी का छूट मिलेगा, तो 87,000 का 30% ये 26,100 होता है। 87,000 का 30% 26,100 यहाँ पर लिखा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल तो इसमें भी 30,000 या 2 लाख तक का माफ होता, तो यहाँ तो 26 है तो माफ ही होगा। और यहाँ भी अनलिमिटेड माफ होता है तो 29 माफ हो जाएगा। 87,000 में से ये 2 घटाया तो ये आया, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है वो 26,000 नेगेटिव आंसर आया। और हाउस नंबर 2 जो लेट आउट हाउस है जिसको किराए पे लगाया था उस पर इनकम 31,900 का आया। तो इस तरीके से देखा जाए तो नेट इनकम जो है वो 5,900 रुपया हुआ। यहाँ पर ये भी कैसे निकालेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे हायर लेंगे एमबी और एफआरबी का 1,10,000 बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, तो 1,10,000 और स्टैंडर्ड रेंट में जो लोअर होगा वो जीएबी लोअर होगा, वो एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। एक्सपेक्टेड रेंट यहाँ पे 75,000 आया। अब हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट वो जीएबी हो जाएगा, तो इसीलिए हायर 96,000 है, 96,000 जीएबी हो गया। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया था हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंकज है, उसने एक घर खरीदा हुआ है 1 जुलाई 2000 को। तो जब कभी भी 2000 मतलब 2001 अप्रैल 2001 से पहले का कोई भी घर खरीदा होगा, तो ऐसे केस में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो हम परचेज प्राइस का इंडेक्सेशन करें या फिर फेयर मार्केट वैल्यू का इंडेक्सेशन करें। तो हमें करना क्या चाहिए, जो दोनों में ज़्यादा हो। तो जैसे देखिए 1 लाख का खरीदा है और 2 महीने बाद फिर उन्होंने घर में क्या किया कि 2 रूम भी बनवाए हैं 30,000 के। तो कुल अगर जोड़ा जाए तो 1,30,000 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखेंगे कि फेयर मार्केट वैल्यू उसका 4 लाख है, यानी कि 1,30,000 का जो फेयर मार्केट वैल्यू है 4 लाख है। तो हमें 4 लाख का ही इंडेक्सेशन करना चाहिए। क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लेते हैं। ही एडेड 1 मोर रूम इन 2014। 2,40,000 का फिर से इसने एक घर बनाया है। इसी घर को 1 जुलाई 2021, जिसको हम लोग 2022 मान लेते हैं क्योंकि मैंने क्वेश्चन को थोड़ा अपने असेसमेंट ईयर के हिसाब से बनाया है, तो 25 लाख का इसने बेच दिया है। आप कैपिटल गेन कैलकुलेट कीजिए। फेयर मार्केट वैल्यू अगर 4 लाख है इसका, तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत आसान था, मैं आंसर आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये सब तो आपको पहले लिखना ही है। जैसे सेल्स कंसिडरेशन 25 लाख हुआ, यानी कि घर को जो बेचा है वो 25 लाख में बेचा है। लेस करेंगे एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, घर को बेचने में कोई खर्च नहीं हुआ, तो 25 लाख नेट सेल्स कंसिडरेशन आया। अब यहाँ पर इंडेक्स करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्वाइजेशन। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के लिए इंडेक्सेशन होता है। यहाँ थोड़ा सा ओवर रेटिंग हो गया, ये 331 है और इसके नीचे 100 है। 100 क्यों है, क्योंकि 1 अप्रैल 2001 से पहले का ये सारा घर खरीदा हुआ है। तो इंडेक्सेशन फेयर मार्केट वैल्यू का करेंगे 4 लाख का, क्योंकि 4 लाख ज़्यादा है। तो 4 लाख का फेयर मार्केट वैल्यू किया तो 13,24,000 आया। और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में भी हमने 2014 को किया था, तो 2014 में जो है वो 240 है। फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 240 है, तो 240 नीचे लिखेंगे। और करंट हमारा जो प्रीवियस ईयर का है इंडेक्सेशन 231 है, तो वो ऊपर लिखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ये आ गया, और इन दोनों को इस सेल्स प्राइस में से घटा देंगे तो हमारे पास जो नेट कैपिटल गेन आया वो आया 8,45,000, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। जिन्होंने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा कैपिटल गेन तो उनके लिए बहुत ही आसान था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन था वो अदर सोर्सेज का था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसके लिए आपका टीडीएस का जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। वैसे ये क्वेश्चन आसान भी है, अगर आप याद करके जाएं तो ये क्वेश्चन आसान है, और थोड़ा सा मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए आसान है। वैसे ये जो क्वेश्चन है इसको अगर आप बनाने के लिए बैठेंगे तो हो सकता है गलती भी इसमें आपसे हो सकता है, बट अगर नेक्स्ट टाइम आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो अभी आप अंडरस्टैंड कर जाइए, ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा अगर आपके एग्जाम में आया तो। आपको याद रखना है कि टीडीएस का अमाउंट जो कटता है इंटरेस्ट में से वो 10% कटता है, वो भी जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट डिबेंचर होंगे उनको छोड़कर। जितने भी कंपनीज वगैरह इशू करते हैं, जितना भी डिबेंचर वगैरह होगा उस पर 10% के हिसाब से टीडीएस लगता है। इसको मैं अभी समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा।
ऊपर में लिखा हुआ है श्री राम एक रेसिडेंट है। इनकम टैक्स पर्पज के लिए इनका टोटल इनकम जो है उन्होंने अनुमान लगाया था 2,40,000 रुपया। इसका कोई काम नहीं है इन लाइनों का। इनके पास साल के शुरू में ये सब चीज़ें हैं, तो आप ज़रा बताइए कि इसका इंटरेस्ट कितना टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज हेड में। तो देखो 1,20,000 है, 1,20,000 का 6% निकाल लो, 54,000 का 10% निकाल लो, 25,000 का 5% निकाल लो, 12,000 का 5% निकाल लो, 1,44,000 का भी 5% निकाल लो। ये सभी इंटरेस्ट हो गया। इन इंटरेस्ट पे आपको क्या करना है कि ये जो 3% का कमीशन है वो माइनस कर लेना है। और जो डिबेंचर यहाँ पर देखेंगे गवर्नमेंट के नहीं है, उनको आप क्या कीजिएगा कि 90 से भाग देकर 100 से गुना कर दीजिएगा। मतलब क्या हुआ कि इसमें टीडीएस कटा होगा तो ग्रॉस अप अमाउंट बना लीजिएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करके होगा ये देखिए, जैसे कि ऊपर लिखेंगे आप कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24, इंटरेस्ट ऑन 6% टैक्स फ्री डिवेंचर एंड ऑफ टेक्सटाइल कंपनी। तो ये देखिए, ये प्राइवेट कंपनी ही लग रहा है, नज़र आ रहा है आपको। प्राइवेट कहने का मतलब ये नॉन गवर्नमेंट कंपनीज है। तो नॉन गवर्नमेंट अगर कंपनीज है तो यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले 1,20,000 का 6% ब्याज निकाल लीजिए। 1,20,000 अमाउंट दिया हुआ था, तो 1,20,000 का होता है 6%, 7200 को ग्रॉस अप कर लीजिए, 100 से गुना 90 से भाग, मतलब टीडीएस कटा होगा, तो ये 8,000 आ गया। इसी तरीके से सबका आपको क्या करना है, निकालना है इंटरेस्ट। जैसे यहाँ देखिए, ये भी नॉन गवर्नमेंट है, राजस्थान फाइनेंशियल यहाँ पर कॉरपोरेशन है, नॉन गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे भी 10% निकाला, इसका ग्रॉसअप कर लिया 6%। लेकिन ये यूपी गवर्नमेंट बॉन्ड का है तो इसका ग्रॉसअप नहीं करेंगे, इसका डायरेक्टली हम 1250 लिखेंगे। ये डीडी है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी गवर्नमेंट का हो गया तो इसका ग्रॉसअप नहीं करेंगे। उसके बाद जैसे ये टैक्स फ्री डिबेंचर है, तो ये भी XYZ लिमिटेड का नॉन गवर्नमेंट कंपनीज है, ग्रॉसअप कर लीजिए इंटरेस्ट का। तो ये इस तरीके से कुल कितना आ गया, तो कुल आ गया ये 8,000 आ गया। डन यहाँ तक। इसके बाद आप इन सबको जोड़ लीजिए और इसमें से कलेक्शन चार्जेस जो है उसके लिए एक आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो मैं दिखा देता हूँ वर्किंग नोट करके आपको। जो वर्किंग नोट 1 है वो कलेक्शन चार्जेस, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। तो इन सब का जैसे वार्षिक 7200 हुआ, ये 7200 ले लीजिए, प्लस यहाँ पे 5400 का 10% 5,400। इसके बाद जैसे 5% 25,000 का तो 1,250। इसके बाद इसका 600, और इसके बाद यहाँ पर जो है 1,44,000 का 5% जो है वो भी 7,200 आएगा। इन सबको जब 1,650, और इसी 21,650 का जो 3% है वो आएगा 650 अप्रॉक्स, है ना, अप्रॉक्स। ये जो है ये आप कहेंगे क्या कि ये आ रहा है 649.50, तो मैंने ले लिया 650, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, आसान है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप आएगा ऐसा क्वेश्चन तो आप बना लेंगे, आई होप। जो लास्ट क्वेश्चन था वो पीजीपीपी का क्वेश्चन था, और फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है, पिछले 5 सालों में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को मैं भी मानता हूँ कि आप सबके लिए थोड़ा सा भारी सा क्वेश्चन है। वैसे जो इनकम टैक्स को समझते हैं, जो प्रॉपरली क्लासेस वगैरह ले रहे होंगे और ये चैप्टर जिन्होंने पढ़ा होगा, वो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर गए होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीकॉम लेवल पे स्टूडेंट पीजीपीपी चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को बहुत कम करते हैं। कॉलेजेस में भी उतना ज़्यादा बताया नहीं जाता है, और ट्यूशन्स वगैरह में तो बिल्कुल भी नहीं बताया जाता है। मतलब कोचिंग क्लासेस में बहुत कम बताया जाता है, क्वेश्चंस बहुत कम करवाया जाता है पीजीपीपी का। हालांकि हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं ज़रा। जैसे इस क्वेश्चन में एक व्यक्ति हैं श्री राम प्रसाद, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, और इन्होंने क्या किया है, तो एक अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाकर दिखाया है, और उसमें इन्होंने ये बोला कि मेरा जो सरप्लस आ रहा है वो 8,700 आ रहा है, तो आप मेरे इस अमाउंट पे टैक्स लीजिए। आपको क्या लगता है कि इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सही है या नहीं सही है? तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इधर आपको वो आइटम को चूज करना है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखे ही नहीं जाते हैं, और इधर आपको उन आइटम को चूज करना है जो पीजीपीपी में टैक्सेबल नहीं है, कहीं अन्य टैक्सेबल है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि हाउस होल्ड एक्सपेंस ड्राइंग्स होता है, इसको नहीं लिखना चाहिए था। कार का परचेज नहीं लिखना चाहिए था। ट्रैवलिंग एक्सपेंस पर्सनल है, नहीं लिखना चाहिए था। चैरिटी और डोनेशंस को नहीं लिखना चाहिए था। इनकम टैक्स को नहीं लिखना चाहिए था। सैलरी चलेगा क्योंकि व्यापार में सैलरी के खर्चे होते हैं।
गिफ्ट टू डॉटर भी हमारा कोई एक्सपेंस है, नहीं लिखना चाहिए था। इसके बाद यहाँ देखिए सर्जिकल इक्विपमेंट्स, ये तो एसेट्स हो गए, नहीं लिखना चाहिए था। LIC नहीं लिखना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखना चाहिए था। अब अगर ये नहीं लिखना चाहिए था तो इनको जोड़ देंगे हम। कहाँ पर जोड़ देंगे? इस प्रॉफिट में वापस जोड़ देंगे। इधर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या है कि कंसल्टेंसी फ़ी, कंसल्टेशन फ़ी, विजिटिंग फ़ी ठीक है, लेकिन ये जो रेस पे जो प्रॉफिट आया है ये प्रॉफिट अदर हेड में टैक्सेबल होता है, यहाँ नहीं लिखना चाहिए था। शेयर इन सेल प्रोसीड्स ऑफ एंसेस्ट्रल हाउस भी यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। इसके बाद जैसे आप देखेंगे कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होता है। डिविडेंड अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल होता है। इंटरेस्ट जो है PO मतलब ये तो एग्जेम्प्ट ही होता है। गिफ्ट फ्रॉम फादर इन लॉ भी एग्जेम्प्ट ही होता है। बैड डेट्स रिकवर्ड नॉट, ये ठीक है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ये भी अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल होता है। इसके बाद जो डेप्रिसिएशन है सर्जिकल इक्विपमेंट्स पे, ये इन्होंने यहाँ लगाया नहीं है तो ये इनको छूट मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे वो देख लेते हैं। ये देखिए ये बड़ा सा बनेगा, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये देखिए जैसे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम PGBP आप लिखिए फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24 लिखिए। इसके बाद पर्टिकुलर्स अमाउंट हो गया यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो नेट प्रॉफिट को आप काट दीजिएगा, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर होगा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे फिर? सरप्लस। ठीक है ना, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के केस में प्रॉफिट तो होता नहीं, तो सरप्लस लिख दीजिएगा। ये 8,700 आपने ले लिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का सरप्लस, जो सबसे नीचे दिया रहेगा, यानी कि ये देख रहे हैं आप, ये 8,700 जो सबसे नीचे दिया हुआ है। इसके बाद इसमें वो खर्चे जो खर्चे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में नहीं आना चाहिए था, उन खर्चों को वापस से जोड़ दीजिए। यहाँ पर जोड़ दिया। इसके बाद जैसे डेप्रिसिएशन तो कह ही रहा है क्वेश्चन कि आप डेप्रिसिएशन लगा लो, तो डेप्रिसिएशन घटा दीजिए। फिर उसके बाद कुछ ऐसे इनकम है जो यहाँ पे टैक्सेबल ही नहीं है, PGBP हेड में टैक्सेबल नहीं है, तो उनको भी फिर आप क्या कीजिए? घटा लीजिए। इसके बाद कुछ ऐसी इनकम है जो अदर हेड्स में टैक्सेबल है अदर देन PGBP में, मतलब PGBP में टैक्सेबल नहीं है लेकिन अदर जगह पर टैक्सेबल है, उनको भी आप यहाँ पे घटा लीजिए। घटाने के बाद जो भी अमाउंट आएगा वही आपका नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम PGBP होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं, आप कुछ कुछ क्वेश्चनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। 2023 में जो भी क्वेश्चंस आए थे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उनके ये आंसर्स थे। आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा कि क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। नहीं आया? ज़रूर आया होगा। और खासकर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और जो कैपिटल गेन का क्वेश्चन है उनको ज़रूर करके जाइए। और जो PGBP का क्वेश्चन था और अदर सोर्स का क्वेश्चन था वो जनरली मतलब ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन जब कभी भी एग्जाम में देते हैं तो अदर मतलब PGBP का नहीं कह रहा हूँ, जो अदर सोर्स का जो क्वेश्चन है वो जनरली ऐसे परसेंटेज वाला क्वेश्चन देते हैं। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन आपके बुक में होंगे उनको ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और जो PGBP का क्वेश्चन है वो तो बाई चांस आ गया था, तो इसी क्वेश्चन को एक बार और कर लीजिएगा, या ऐसा क्वेश्चन जो भी बुक में होगा उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आप जितने अच्छे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाएंगे आपको मार्क्स मिलने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आपका एवरेज मार्क्स होगा 14 से लेकर 18 तक ही होगा। 20 में 20 मार्क्स आपको नहीं मिल सकते हैं, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 20 में 20 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतनी ही बातें करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे की बातें करेंगे, ठीक है। और इसका जो भी PDF होगा, PDF नहीं पिक्चर होगा, वो मैं अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज देता हूँ, मतलब टेलीग्राम ग्रुप पे, तो उस पर आप जाके ये ले लीजिए, ठीक है। गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।